स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 2019 में आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस है बहुत खराब हो गए थे। उसका मेन कारण था जिस प्रकार से पुलवामा में अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा। फिर यहाँ पर भारत ने भी अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर ताकि उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो उस समय यहाँ पर खबर ये आ रही है कि उस समय लगभग भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ चुके थे। तो इसको यूएस के द्वारा रोका गया। यहाँ पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी यूएस के अंदर, तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे दैट इज माइक पॉम्पियो, उनके द्वारा यह बयान आया है यहाँ पर अपने बुक में। इसी को हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं कहां से फायर किए जा सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा जो रिपब्लिक डे का सेल है दोस्तों कल तक ही लागू होगा। अगर आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है, या फिर अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन कराना चाहते हो तो ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा दिया जाएगा और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। इन सभी के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। चाहे आपको यूपीएससी लेना हो, एनसीईआरटी का बैच लेना हो, कोई भी हो, use the code Ankit Live to get the maximum discount till tomorrow for the Republic Day sale। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए माइक पॉम्पियो, आपने कई बार ये नाम सुना होगा क्योंकि जो बाइडेन के पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, कुछ उसी प्रकार से वहां पर इसको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो उन्होंने अपना अभी रिसेंटली ये बुक लिखा है, आप देख सकते हो, नेवर गिव एन इंच। इस बुक के अंदर कई सारे रिवोल्यूशंस किए गए हैं जिसमें सबसे बड़ी जो चीज सामने आई है वो ये है कि 2019 में भारत और पाकिस्तान केम क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर, और यहां पर अगर यूएस इंटरवेंशन नहीं करता तो इसको रोकना बहुत मुश्किल था। आई डू नॉट थिंक द वर्ल्ड प्रॉपरली नोज, मुझे नहीं पता कि दुनिया को इसके बारे में क्या पता है और दुनिया को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की जो राइवलरी है वो स्पिलओवर हो गई थी, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे थे फरवरी 2019 में, इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये यहां पर उनके द्वारा बोला गया है। ये और क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने काम किया, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पुलवामा अटैक अभी भी याद है दोस्तों, वो डेट भूलता नहीं है मुझे, 14 फरवरी जब वैलेंटाइंस डे था, वो दिन था, और अचानक से सुबह सुबह खबर आती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे ये जम्मू कश्मीर पता है आपको इस समय यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पुलवामा आपको डिस्ट्रिक्ट मिल रहा होगा, और पुलवामा बेसिकली श्रीनगर और जम्मू इन दोनों के बीच में है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक हाईवे गुजरता है, श्रीनगर और जम्मू के बीच कनेक्ट करते हुए हाईवे गुजरता है। तो हमारे जो जवान थे वो इस रास्ते से जा रहे थे, जो कॉन्वॉय होता है वो इस रास्ते से यहाँ पर जा रहा था, इस नेशनल हाईवे से, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से। तो वहाँ पर क्या होता है कि पुलवामा में ही एक जगह है लेथापुरा में यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो एक व्हीकल लेकर तैनात रहता है। तो जैसे ही कॉन्वॉय वहां तक पहुंचती है तो ये जो सुसाइड बॉम्बर था उसने आपको ब्लो कर दिया, और इसकी वजह से हमारे 40 जो इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये सुसाइड बॉम्बर था, इसका नाम था आदिल अहमद दार, वो भी यहाँ पर अपने आप को खत्म कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और इसकी वजह से पूरा देश जो है वो शोक में आ गया था। आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा उस समय बहुत ज़्यादा दुख था यहाँ पर जिस तरह से अटैक किया गया था। एंड अल्टीमेटली इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, उन्होंने यहाँ पर लिया। भारत ने क्लियर तौर पर पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेना पर ब्लेम किया कि जिस तरीके से यह अटैक हुआ है ये वो इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे कर लिए और कहा कि नहीं, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। खैर जो भी है, ये जो भी कुछ हुआ था, भारत और पाकिस्तान का रिलेशंस ऑल टाइम लो पर चला गया था इनकी वजह से, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था भारत किसी प्रकार का जवाब करेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना जरूरी हो गया था। एक माहौल देश में भी ऐसा बन रहा था। अल्टीमेटली आपको याद होगा, आई थिंक शायद 27 फरवरी वो दिन है जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था। ये लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है
क्योंकि आप देखोगे ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इसकी तरफ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC क्रॉस करके जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो वहां पर गए रात को। और बालाकोट बेसिकली अगर आप देखिए तो ये प्रॉपर पाकिस्तान में है। मतलब देखो भारत क्या है, भारत का तो ये क्लेम है, भारत का नक्शा ये है यहां तक, राइट। तो ये बालाकोट LOC के अंदर नहीं है, ये LOC की भी उधर है, पाकिस्तान के अंदर है प्रॉपर। मतलब कि आप कह सकते हैं इस्लामाबाद कोई बहुत दूर नहीं है यहां से, जो इसकी कैपिटल है, नीचे सदर्न साइड में आपको मिलेगा। तो यहां पर हमारे फाइटर जेट्स घुसकर LOC में, यहां पर बालाकोट के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको खत्म किया। उसको रिपरकशन में आपने याद होगा कि यहां पर पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कुछ फाइटर जेट्स भारत में भेजे। फिर उसकी वजह से जो एस्केलेशन हो रहा था उसमें हमारा जो एक प्लेन है वो शॉट डाउन हो गया था, और जो अभिनंदन वाला पूरा वाकया है आपको याद होगा, वो सारी चीजें हुई थी। खैर जो भी है, उस समय भी हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान को भी अभिनंदन को वहां से छोड़ना पड़ा था तुरंत बेसिस पर। रात को ही यहां पर अभिनंदन को जो है वापस किया गया, और इसका तो इनफैक्ट एक बयान भी आया था पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कि अगर पाकिस्तान रिलीज नहीं करता अभिनंदन को इमीडिएट बेसिस पर तो एक बहुत बड़ा खतरा, फिर तो कोई नहीं रोक सकता था वॉर को। खैर जो भी है, पाकिस्तान ने वो कर दिया था। लेकिन ओवरऑल यहां पर इसका सिग्निफिकेंस यही था कि 1971 वॉर जो हुआ था भारत पाकिस्तान में, उसके बाद से पहली बार भारत ने एरियल स्ट्राइक किया था। मतलब कि यहां पर एक प्रकार से जो सोच रहा था पाकिस्तान कि भारत तो कभी एयर स्ट्राइक करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता, दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो जो भ्रम था कहीं ना कहीं पाकिस्तान का, वो भारत ने यहां पर तोड़ दिया था। और फाइनली आप कह सकते हो यहां पर हमने एयर स्ट्राइक किया, और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के बहुत सारे कैंप्स उड़ाए गए थे। यहां पर कई सारी चीजें, हमें एरियल पिक्चर्स भी सामने आया था कि कई सारे कैंप्स हैं, उसको खत्म किया गया है, बहुत से लोग मारे गए हैं। खैर जो भी है, पाकिस्तान ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो सारी चीजें हो रही थी जब, मतलब कि ये जो पूरा मामला हो रहा था, तब मैं आपको बता दूं जो माइक पॉम्पियो हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, वो थे हनोई में। हनोई बेसिकली आपको मिलेगा वियतनाम में। अब वियतनाम में क्या हो रहा था, वियतनाम में यूएस और जो नॉर्थ कोरिया है, अगेन नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है कितना प्रॉब्लम चलता रहता है, तो नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में यहां पर एक समिट होना था। डोनाल्ड ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग, उनके बीच में समिट होना था। तो माइक पॉम्पियो भी वहीं पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक से यहां पर बताया, उन्होंने अपने बुक में जो लिखा है वो ये लिखा है कि कोई इंडियन ऑफिशियल के द्वारा कॉल किया गया माइक पॉम्पियो को और बताया गया कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं। उस बीच में पाकिस्तान यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स के स्ट्राइक को लेकर प्रिपेयर कर रहा है, और इसी को देखते हुए भारत भी जो भी यहां पर कार्रवाई करनी है, जो भी एस्केलेशन है अपने तौर पर, वो यहां पर कर रहा है। तो माइक पॉम्पियो अपने बुक में ये बताते हैं कि दोनों देश अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको रेडी कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। और तब माइक पॉम्पियो ने कहा कि आप मुझे प्लीज कुछ समय, कुछ वक्त दीजिए, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं। तो अल्टीमेटली माइक पॉम्पियो ने अपने बुक में ये कहा है कि कई सारे जो यूएस के डिप्लोमैट्स हैं वो दोनों लग गए यहां पर कन्विंस करने के लिए। भारत को भी कॉल कर रहे थे, पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स के साथ बात कर रहे थे कि देखिए भारत और पाकिस्तान कोई भी, मतलब पाकिस्तान को यह समझाया जा रहा था कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी नहीं कर रहा है, और भारत को समझाया जा रहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली माइक पॉम्पियो का यह कहना था कि एक यूएस ऐसा था जो कि इस न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया, अदरवाइज ये न्यूक्लियर वॉर को रोकना बहुत मुश्किल था। तो ये एक बड़ा रिवोल्यूशन यहां पर आया। इनफैक्ट अपने बुक के अंदर आपको भी ये साफ तौर पर पता चलेगा कि माइक पॉम्पियो भी ये बात कह रहे हैं कि जो रियल गवर्नमेंट है, मतलब कि रियल लीडर है, एक्चुअल लीडर है पाकिस्तान का, मैंने उनके साथ बातचीत की। अब पाकिस्तान का एक्चुअल लीडर कौन होगा, जो वहां का आर्मी चीफ होगा। तो उस समय के आर्मी चीफ थे बाजवा। तो बेसिकली यहां पर अगेन ये चीज साबित होती है कि अल्टीमेटली जो रियल पावर है पाकिस्तान में वो आपका आर्मी चीफ के पास देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बात हो, चीफ के साथ बात हो, आर्मी चीफ के साथ बात हो, किसके साथ बात किया जाए। खैर मैं आपको बता दूं कि माइक पॉम्पियो ने, यूएस ने उस समय पब्लिकली भारत के राइट को डिफेंड भी किया था कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है वो अपने राइट को डिफेंड किया है कि भारत के ऊपर अटैक हुआ था, इसी की वजह से मजबूरन भारत को भी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, क्योंकि देखो भारत ने साफ कह दिया कि हमने किसी सिविलियंस के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है, हमने टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक किया है। तो यूएस ने भी काफी हद तक भारत को सपोर्ट किया था। और एक प्रकार से इस बुक के माध्यम से यह साफ हो गया है कि यूएस कहीं ना कहीं यहां पर चाइना को भी काउंटर करने के लिए भारत का पूरा सपोर्ट कर रहा है। जिस भी मैनर में हो, भारत का पूरा सपोर्ट इस समय यूएस कर रहा है ताकि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, और इसी की वजह से भारत को सपोर्ट करना जरूरी था उस समय यूएस के लिए भी। खैर जो भी है, ये जो भी मामला हुआ है, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या डेवलपमेंट है। देखो न्यूक्लियर वेपन्स भारत और पाकिस्तान की जो शुरुआत होती है वो 1974 में सबसे पहली बार
इंदिरा गांधी जी के समय कुछ छोटे स्केल पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो यहाँ पर किया गया था, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान भी डेवलपमेंट करने लगा अपना पूरा सीक्रेट प्रोग्राम का, राइट। फिर आगे चलकर फाइनली मई 1998, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय यहाँ पर इसका टेस्टिंग किया गया और उसके 1-2 दिन बाद ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है उन्होंने भी यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखा दिया कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देश नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। लेकिन खैर जो भी है, भारत ने हमेशा से कहा है कि हम कभी भी पहला स्ट्राइक नहीं करेंगे और अल्टीमेटली इस समय दुनिया को डर यही है कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको तेजी से बढ़ाता जा रहा है, जो नए डिलीवरी सिस्टम है उसको तेजी से बढ़ा रहा है। यहां पर अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो आज के डेट में जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो आंकड़ा आता है उसके द्वारा बताया गया है कि 100 से 120 न्यूक्लियर वेपन्स इस समय पाकिस्तान के पास हैं और भारत के पास लगभग 90 to 110 के आसपास देखने को मिलेंगे। दोनों देश के पास कैपेबिलिटी है कि अलग अलग मिसाइल्स के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से वो फायर कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि हम न्यूक्लियर ट्रायड हैं। कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर सबमरीन के माध्यम से भी, जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होता है वो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो हम तीनों तरीके से यहां पर फायर कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। लेकिन कभी भी भारत ने इसको बढ़ चढ़कर नहीं दिखाया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। आए दिन आपको पाकिस्तान से खबर मिलता रहता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हम कभी भी कुछ भी कर देंगे। और इनफैक्ट आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले जो बाइडेन का भी अचानक से एक बयान आ गया था कि जो सबसे डेंजरस कंट्री है इस समय न्यूक्लियर वेपन को लेकर वो खुद पाकिस्तान है, क्योंकि वहां पर किसी को पता नहीं होता कि उसका जो कंट्रोल है कब टेररिस्ट के हाथ में लग जाएगा, कब कुछ बुरा हो सकता है। तो एक बड़ा ही दुविधा यहां पर चलता रहता है। खैर जो भी है, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ये साल हो अगले साल जो भी है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।